नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो NTPC का मैंने स्ट्रेटजी बताया था 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था कि जब आपका एग्ज़ाम 25 दिसंबर से टेंटेटिव घोषणा कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी आप बोले या चेयरमैन के द्वारा, तो अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ग्रुप डी के रिगार्डिंग। देखिए, जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ है उससे सबक आपने लिया होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका पिछली बार, तो आपने इतना तो सबक लिया होगा कि पिछली बार का जो पैटर्न है यही पैटर्न आपको इस बार भी दिखेगा। तो आपके स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी कि आज मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ वो प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा कि ग्रुप डी में कैसे आपको सिलेक्शन लेना, स्मार्ट वे क्या है। अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है तो कहाँ पे आपको फोकस करनी है, या पढ़ने में अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप तो क्लियर कर ही लेंगे क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है तो थोड़ा फाइट भी कम होगा। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इतना दिन से लोग पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। भाई, पढ़ने का मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि उस समय जो फॉर्म फिल किए हैं उन्हीं से आपका कंपटीशन है। अभी जो बच्चे नए आ रहे हैं उनसे कंपटीशन नहीं है क्योंकि वो आपके फॉर्म ही नहीं भरे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंपटीशन तो लो रहेगा और देखेंगे कि कितना वैकेंसी है, तो ऑब्वियस है तो थोड़ा आपके फाइट कम है, ठीक है। तो फाइट क्या है वो तो बाद की बात है। हम यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी जो कोरोना इफेक्ट है उससे आपका तो पक्का है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप कितना भी कह लें कि 80-85 जाएगा, मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे पता है कि कितना जाना है, ठीक है। मैंने आपको जो मेरा नया वाला चैनल है उस पर प्रॉपर कट ऑफ भी बता दिया है कि इतना एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो वो जो नया चैनल है आप जाके वहाँ पे विजिट कर लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। वहाँ पर मैंने कट ऑफ बताया है, नए वाले चैनल जिस पे कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आज अपन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इसका अब 25 दिसंबर से हालांकि नहीं एग्ज़ाम होगा, मुझे लग रहा है कि आपका अगले साल ही एग्ज़ाम होगा क्योंकि 15 दिसंबर जो उन्होंने बोला है उसमें भी 2-3 एग्ज़ाम आपके NTPC हैं, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के जो पोस्ट हैं उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपका ग्रुप डी का मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका दिसंबर के बाद ही होगा, यानी कि आपका 2021 में होगा, ठीक है। तो देखिए, आपके सिलेबस तो इतना ही है, मतलब सिलेबस क्या, नंबरिंग सिस्टम इतना ही है कि 50 ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपके मैथ, साइंस और रीजनिंग, और ये मिलके GA और करंट अफेयर्स मिलके 20 नंबर और ये 30-50 हो जाएंगे। टोटल 90 मिनट का होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा सा ठीक ठाक दिया गया है, मतलब कि ना ज़्यादा दिया गया है ना कम दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि GA और करंट अफेयर्स और उसके बाद ये आपका साइंस कितना हो जाता है, ये आपका 45। तो यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होता है जो कि 55 नंबर का है, ठीक है। 55 नंबर का यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो टाइम थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि NTPC के बनिस्पत यहाँ पे तगड़ा टाइम, मतलब कि कम दिया गया है, कम। वहाँ पे NTPC में ज़्यादा दिया गया है। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप साइंस और करंट अफेयर्स में आएगा तो टिक मारेंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम टाइम है NTPC के रिस्पेक्ट में, लेकिन इतना में आप कवर कर लेंगे क्योंकि जब एग्ज़ाम देंगे या आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आप कवर कर लेंगे। कम से कम 10 सेट प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये वाला जो लफड़ा है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कंसेप्ट आनी चाहिए, मैथ्स का कंसेप्ट, रीजनिंग का जो कंसेप्ट है वो आनी चाहिए, जिससे कि आपका टाइम ये भी सफिशियंट हो जाता है। एक बार तो आप पूरा पेपर क्लियर करके, यानी कि लगा के एक बार दोहरा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का स्ट्रेटजी पे आते हैं। मैथ्स 25 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, इसमें जो मैथ्स पूछा जाता है वो आप कह सकते हैं कि अभी भी रेलवे का जो मैथ्स है उतना लेवल पे नहीं गया है। आपके पहले एडवांस पे शुरू करते हैं। एडवांस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पाइप एंड सिस्टर्न और आपके मेंसुरेशन, उसके बाद आपके मेंसुरेशन के बाद ये यहाँ पे ट्रेगो आएगा और आपके ज्योमेट्री। इन्हीं 4 आप कह सकते हैं कि मुख्य पॉइंट है इसका मैथ्स का एडवांस का। तो ज्योमेट्री का लगभग कभी कोई में एक आध प्रश्न दिख जाता, कहीं पेपर में आपको दिखेगा भी नहीं, मतलब कि सेट में, कहीं सेट में आएगा तो कहीं सेट में नहीं आएगा। हाँ, ट्रीगो के 1 से 2 प्रश्न जरूर दिख जाते हैं। ट्रीगो के फॉर्मूला बेस आपको साइन का जितने भी मान होते हैं
30, 0, उसके बाद 45, ये सब जो मेजर वैल्यू होते हैं उसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 30, साइन 40, इसका डायरेक्ट यूज वहाँ पे पूछा जाएगा छोटे छोटे फॉर्मूले में। साइन A+B का होल स्क्वायर, इस तरह के जो होते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। वही सब छोटे मोटे जो ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो एक होता है कि पेड़ है, पेड़ इतना से टूट के इधर गिर गया, तो ये सब जो ट्रिगोमेट्री में 9th 10th में आपने पढ़ा होगा वही सब पूछा जाएगा कि कितना एंगल पे गिरा है, ठीक है, कितना हाइट से गिरा है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिगोमेट्री में। तो ट्रिगोमेट्री में ज़्यादा आइडेंटिटी में नहीं घुसेंगे, आपको बेसिकली जो मैंने बताया कि ये जो पेड़ वाला हो गया, छाया वाला हो गया, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या एक खंभा है, वहाँ से एक लाइट जल रही है, दूसरा तरफ से सीप आ रहा है, उसके बाद ये एंगल बनाएगा, वो कितना एंगल बनाएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री में होते हैं वही सब ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के मेंसुरेशन में आपको इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे खूंटा में गाय बांध दिया और ये चरने लगा तो कितना एरिया चरेगा, यानी कि इसको आप कर सकते हैं कि ग्रेजिंग करेगा कितना एरिया और कितना एरिया छूट जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपके जो ट्रायंगल हैं, जो देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को एक साथ यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ट्रायंगल है उसमें इसका एरिया क्या होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके मेंसुरेशन और ज्योमेट्री है उसको मिला के पूछ सकता है। तो यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, छोटे छोटे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वही सब पूछे जाएंगे। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर में आपको पता है कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइप एंड सिस्टर में, आपके छिन्नक वगैरह जो है, कोन वगैरह है, तो हालांकि ये सबसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तकरीबन एक टोटल अगर बात करें तो 3 से 4 मैक्सिमम आएंगे। एडवांस के जो क्वेश्चन है आपको 3 से 4, यानी कि अगर 25 में 3 से 4 आप कर दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एडवांस का लेवल यहाँ पे कितना कम है। और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो कि आप ओरली भी कर सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिगोमेट्री में तो बिल्कुल आसान पूछे जाएंगे अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया तो, ठीक है। तो ये तो आपके एडवांस के हो गए। अब बात करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये थोड़ा सा कड़वा बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक एक ऐसा आप कह सकते हैं मैथ्स का पोर्शन है जिसमें मज़ा आता है, नंबर से खेलने का इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक के जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी अपने आप में भीष्म पितामह हैं। मतलब कि कोई भी अगर एक चैप्टर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बद्ध होना जरूरी है। यानी कि अर्थमेटिक का अगर परसेंटेज हम ले लें, परसेंटेज ले लें, फ्रैक्शन ले लें, या आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई ले लें, या जितने भी आपके चैप्टर हैं अर्थमेटिक में, सब अपने आप में भीष्म पितामह और कर्ण और अर्जुन जैसा महारथी है। तो यानी कि अगर एक ने भी आपका मतलब कि साथ छोड़ा तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो ये वाला अर्थमेटिक आपको कहीं नहीं छोड़ना है। एडवांस में मैंने तो छुड़वा भी दिया कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं एडवांस में जो कि सिलेबस में भी नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है। लेकिन अर्थमेटिक में आपको कोई भी चैप्टर अगर छूटता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे चैप्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा और आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो अर्थमेटिक आप तगड़े लेवल से प्रिपेयर करें। एडवांस नहीं भी करते हैं ना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनका मैथ्स कमज़ोर होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं हो सकता। भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा आप समझ सकते हैं, यहाँ ऑलराउंडर का खेल है। यहाँ आप एक क्षेत्र में माहिर हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप एक क्षेत्र में माहिर हैं तो टीचर बन सकते हैं, लेकिन आप सिलेक्शन कोई भी एग्जाम में नहीं ले सकते हैं बशर्ते कि आप ऑलराउंडर नहीं हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये अर्थमेटिक और एडवांस को बता दिया कि आपको कहाँ पे कितना फोकस करना। अर्थमेटिक पे छोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। तो ये 25 नंबर का हो गया। रीजनिंग काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि रीजनिंग 30 नंबर का है और ये आपका समझ सकते हैं कि रैंक डिफाइनिंग हो जाता है कि टॉप में आप आ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आप कह सकते हैं कि जो 30 क्वेश्चन है उसमें आप 15 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, आम बच्चे कर लेंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मॉडरेट देता है, 15 इजी, 5 मॉडरेट और 10 थोड़ा सा लेवल वाला, यानी कि स्टैंडर्ड, जिसका कह सकते हैं कि पढ़े लिखे स्टूडेंट ही सॉल्व कर सकते हैं। पढ़े लिखे स्टूडेंट का मतलब कि आप सिंसियर होकर पढ़े हैं, 2-4 महीना आप सिंसियर होकर पढ़े तभी ये 10 क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना कन्फ्यूजन होता है इवन टीचर को भी नहीं पता चलता है। जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे देना कि रामू दुकान गया दूध लेने, ठीक है। रामू दुकान गया दूध लेने। अब इसमें अजम्पशन क्या दे देगा कि रामू दूध पीता है,
रामू के घर में कोई मेहमान आए हैं, रामू के घर में छोटा बच्चा है। अब इसमें अजम्पशन में ये भी आ सकता है कि रामू हो सकता है दूध पीता है तभी तो दूध लेने गया। ये भी अजम्पशन हो सकता है कि रामू के घर में हो सकता है बच्चा आए या बच्चा हो, या रामू के घर में कोई मेहमान आए हों। तो मतलब कि इस तरह के कन्फ्यूजन होते हैं इवन खुद को। और इसमें ऑप्शन क्या दे देगा, 1 2 2 3, मतलब 1 3 इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये सही है, ये गलत है। इस तरह के आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। तो जो ये वाला जो 10 नंबर का है सेलोलिज्म में कुछ बच्चे ये हैं, कुछ बच्चे ये नहीं हैं, तो ये में ये क्यों नहीं है, मतलब कि इस तरह के सेलोलिज्म है, थोड़ा सा कचरा करेगा वहाँ पे। तो ये सब जो सेक्शन है जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें एक और लफड़ा वाला जो क्वेश्चन बनता है आपके सीटिंग अरेंजमेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट में 4 क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ से दे दिए जाएंगे। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट का जो पैराग्राफ है उसको ढंग से नहीं पढ़ा तो समझ सकते हैं 4 नंबर नीचे चले जाएंगे। और अगर पढ़ लिया और समझ में आ गया और बना दिए तो एक ही साथ 4 क्वेश्चन मतलब कि विदिन सेकंड आप कर लेंगे। तो यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट में इस तरह से आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, उसके बाद 8 लोग एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये इसके बगल में नहीं हो सकता, ये इसके बगल में है, ये इसके लेफ्ट में है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये सब बैंकिंग में पूछे जाते हैं। लेकिन अब रेलवे इसको अपना मतलब कि बेटा मान लिया, एडॉप्ट कर लिया है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके देखेंगे रीजनिंग में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस पे अभी से फोकस कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है, बाकी जो 15 नंबर है वो आप 10 दिन में भी कवर कर लेंगे क्योंकि ये इजी होते हैं। ये आप नहीं भी पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक बार देख लेंगे बुक में कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है, वो आप कर लेंगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन वो प्रैक्टिस खोजता है, जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे दे के। तो यहाँ पे आपके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो सेक्शन मैंने बताया, सीटिंग अरेंजमेंट, जो अजम्पशन वाला है या स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, सेलोलिज्म है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको फोकस करना ही करना है। ठीक है, अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस आपके एनटीपीसी में भी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे साइंस एग्जैक्टली लिख दिया है कि हम 25 नंबर तो पूछेंगे ही। ठीक है, 25 से 26 भी पूछ सकता है क्योंकि ग्रुप डी पे भरोसा नहीं है। ये तो ये नहीं लिखता कि अच्छा इतना से इतना क्वेश्चन है, 25 से 50 तक हम ये साइंस पूछ रहे हैं, ऐसा तो पूछता नहीं। वो खिचड़ी मिला देता है। कहीं कहीं देखेंगे कि 27 को क्वेश्चन जीके का पूछ देता है। कम तो नहीं पूछेगा, ये पक्का है, कम नहीं पूछेगा। 25 की जगह 26 कर देगा, लेकिन 25 की जगह 24 नहीं करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आपका जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है उसका वेटेज बढ़ जाता है ग्रुप डी में। बायोलॉजी का थोड़ा सा कम जाता है, कम पूछते हैं ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट हैं वो टेक्निकल ही आते हैं। तो टेक्निकल में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, केमिस्ट्री में मैं बता दूं कि आपका पीरियडिक टेबल एकदम से जीप पे होनी चाहिए, क्योंकि पीरियडिक टेबल ही खुद को 4 से 3 क्वेश्चन, 4 से कभी कभी 5 भी आप कर सकते हैं। पीरियडिक टेबल इतना पूछा जाता है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिएक्शन वगैरह ये सब, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन क्या है, बहुत तरह के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में बन जाते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछे जाते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि आपके हीट से पूछे जा सकते हैं या वर्क पावर से पूछे जाते हैं। जैसे कि सपोज एक मतलब ऑब्जेक्ट है, इसको 10 मीटर खसकाएं 10 न्यूटन फोर्स लगा के तो कितना वर्क हुआ। सपोज इधर खसका तो इधर खसका और इधर फोर्स लगा रहे तब कितना हुआ। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव में वर्क हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में हो रहा है, तो यानी कि थोड़ा थोड़ा कहीं निगेटिव 100 देगा, पॉजिटिव 100 देगा, दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल भी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो साइंस की बात हो गई। और आपके बायोलॉजी में जो जनरल 10th तक के जो बुक हैं उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जीके और करंट की बात करें तो जीके देखिएगा, करंट आपके 9 से 10 पूछे जाएंगे। 9 से 10 में आपके 6 जो क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे, जैसे आपके जितने भी स्टेट्स के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपके जितना भी नोबेल पुरस्कार है, अवार्ड है, जितने भी मिले हैं, योजनाएं हैं भारत सरकार के, आपके स्टेट सरकार के तो जल्दी पूछे नहीं जाते, भारत सरकार के ही पूछे जाएंगे। भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी कभी कभी विदेशी दौरा पे चले जाते हैं, राष्ट्रपति कहाँ गए, ठीक है, वहाँ के कैपिटल करेंसी, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, इतना ही पूछी जाएगी, ज़्यादा आपको ये नहीं रखना है कि ईरान का भारत के साथ कौन सा मतलब कि किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ईरान हाल ही में कौन सा मिसाइल लॉन्च किया है, ये सब चीज़ें वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि करंट का नहीं पूछा जाता। वर्ल्ड करंट का किससे पूछा जाता है, जब इंडिया से उसका रिलेशन होता है तब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो करंट हो गया कि आपके 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जीए यानी कि स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी आपके
बच गए। मतलब कि सागर में, प्रशांत महासागर से कुछ भी पूछे जा सकते हैं 10 नंबर में। और 10 नंबर में आपके ये जो 10 में 5 हैं जो कि सभी को याद रहता है, जैसे सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो छोटे मोटे लेवल पे पूछे जाते हैं। उसके बाद फलाना द्वीप कहाँ पे है, जैसे आपको बता दिया जाएगा सुंडा जल संधि है वो कहाँ कहाँ के बीच है। मेडागास्कर जो आपका द्वीप है वो कौन से महासागर में स्थित है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके ज्योग्राफी में या पॉलिटी में पूछे जाएंगे कि आप कह सकते हैं क्या कि अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके पॉलिटी वगैरह में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको कवर कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे यानी कि ऊपर ऊपर क्रीम वाला जो क्वेश्चन होता है ना, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, क्रीम वाला क्वेश्चन जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं वही वाला पढ़ना, डीप में नहीं पढ़ना ये सब चीज़ें। क्योंकि 10 नंबर में आपको 5 नंबर तो ऐसे भी याद रहता है, 5 नंबर के लिए ज़्यादा माथा खपाना नहीं है, आपको ऊपर से क्रीम वाला चीज़ें छाट लेनी है, ठीक है। करंट के बारे में मैंने बताया था कि करंट का एक टॉपिक बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, उसका वीडियो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और चैनल को अगर ग्रोथ मिलता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना भाई। तो आशा करते हैं आप मुझे भी सहयोग करेंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ, और जो भी मन में क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन प्रॉमिस करता हूँ पक्का आपको कमेंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।